तो वो पूरा एक्वागार्ड खराब कर देते हैं। सेकंड, वो जो अंदर की प्लम्बिंग होती है, जो पूरी पाइप्स और वगैरह जाते हैं, वो पूरे जंग लग जाते हैं। ठीक है? अब उनको अब ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, अगर तुम्हें आ जाए कि तुम उस अंदर की पाइप में ऐसी कोटिंग डाल सको या जब बनाते वक़्त ऐसी कोटिंग डाल सको ताकि वो खराब नहीं हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक रिसर्च है। तो साइंटिस्ट यही करते हैं, एक छोटी-सी प्रॉब्लम उठाते हैं और एक छोटे से फंडे पे ही काम करते हैं। सपोज़ अगर किसी को अभी कोटिंग पे काम करना है, तो वो सबसे पहले यहीं से शुरू करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। और सॉरी इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कि किस कैसे हम पता करें कि ये होगा कि नहीं होगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैंने हमेशा बोला है हम फिज़िक्स जाते हैं या हम कुछ और जाते हैं तो हम बड़ी-बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री में हमको हमेशा नीचे की तरफ आना पड़ता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। तो बार-बार मैं कुछ चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, बार-बार हम एक ही बात बोलेंगे कि नर्नेस्ट इक्वेशन को कैसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, फिर मैंने इसी को वहाँ पे कॉपी किया है, मैं वहाँ लेके चलती हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले क्या है कि जो नर्नेस्ट इक्वेशन है, तुम्हारी नर्नेस्ट इक्वेशन मेरी इसकी बुक के हिसाब से तो 9th पेज पे है, तुम्हारे भी 9th पेज पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने शुरू की डैनियल सेल से कि ZnS कॉपर और Zn2+ और कॉपर सॉलिड। ये सिंपल रिएक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है? अब इसको हमको क्या करना है? अब हमको पता करना है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो जब तुमने डायनामिक्स पढ़ा या इक्विलिब्रियम पढ़ा पहले, तो वो यही बताता है कि क्या होता है कि मैंने तुम्हें जब बताया था कि ये सेल है और ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है? और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, इधर जाएँगे और ये जमता जाएगा, ठीक है? तो जब तक ये होगा, ये साइन बताएगा कि यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है। फिर क्या होगा कि हम ये मान के चलेंगे कि जो कॉपर है, ये सपोज़ करो ये कॉपर है, ये रिलीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है? और ये Zn+ है, ठीक है? ये कॉपर आयरन रिलीज़ करके क्या बना रहा है? कॉपर कैच करके क्या बना रहा है? कॉपर सॉलिड बना रहा है। और ये Zns इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके किसको दे रहा है? इस कॉपर को, ताकि ये कॉपर लेके कॉपर बनाए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब एक टाइम पे तो ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहेगा, एक साइड पे डिक्रीज़, एक साइड पे इंक्रीज़, दूसरे पे इंक्रीज़, डिक्रीज़। पर एक टाइम पे ऐसा आएगा जब सब कुछ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो तुम यहाँ नहीं हो रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम की तरफ है, बहुत स्लो हो गया है या दोनों बैलेंस हो गए हैं। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं कि वो सेल इक्विलिब्रियम की स्टेज को रीच कर गया है, ठीक है? अब हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे डैनियल सेल, ZnS और कॉपर का, ठीक है? अब जब कुछ भी चीज़ इक्विलिब्रियम पे हो जाती है, ठीक है? कुछ भी चीज़ इक्विलिब्रियम में हो गई मतलब कि कोई कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है, सिमिलर है, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ नो चेंज इन द concentration of copper and zinc ion and at the same time voltmeter gives 0 रीडिंग, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर वो इलेक्ट्रोड है, मतलब वो अगर एक आयरन की रॉड है या एक कॉपर की रॉड है, तो उनका कोई कंसंट्रेशन नहीं होने वाला है। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन होने वाला है। तो जब भी आयन का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो चीज क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कहलाएगी, ठीक है? और हमको पता है नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल नॉट माइनस 2.003 RT2F लॉग, वही प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अब हम बैक जाते हैं, हम वहां से पढ़ते हैं कि हमको क्या करना है। तो अब तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस वन, तो तुम क्या करने वाले हो वो मैं तुम्हें बताती हूँ। वापस से रिपीट करूंगी सारी स्टेज, और 2 सेकंड रुक जाओ, मुझे शेयर करना है दूसरी जगह, ठीक है? कि यहाँ तक हो गया
कि हम क्या पढ़ रहे हैं, डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पढ़ चुके हैं। तो जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल लिया है, और नर्नेस्ट इक्वेशन हमें पता है, ई नॉट सेल माइनस, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0.059 एन एफ लॉग Zn2 प्लस इसको अच्छा अपॉन से कॉपर देखिए। 2 प्लस, जो कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही है। ठीक है, 1 मिनट में इसको स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, इसी टाइम के और खाती मैं उधर आती हूँ। तो हमने देखा कि हम क्या करने वाले हैं, वापस से डैनियल सेल की तरफ जाने वाले हैं, वहां से समझने वाले हैं कि हमारे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे इस चीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगी। ठीक है, तो उसमें अब क्या पिक्चर में आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको शेयर करती हूँ तुम लोगों को। ये वाला कैसी लॉग कैसी। अब हम वापस से हमारी गूगल शीट पे जा रहे हैं। देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे, ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या होगा, Zn कॉपर, ये वाला रिएक्शन होगा हमारा ओवरऑल, ये हमारा रिएक्शन है, और हम इसी को बार बार यूज करेंगे यहाँ पे, ये हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन रहेगा। तो अब वापस से हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होगी, तुम्हें फाइंड आउट करना है कि एनोड कहाँ है, कैथोड कहाँ है, और कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल हमेशा इस इलेक्ट्रॉन की तरफ जाओ कि उसका मूवमेंट क्या है। क्यों हेल्प करेगा ये, क्योंकि तुम्हें ये भी पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मैंने आज पहले से ही लिख दिए तुम लोगों के लिए। तो ये रहा हमारा Zn, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, इसीलिए ये Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है। फिर ये कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हुआ है। दैट मीन्स कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है, इसलिए कॉपर में हुआ है। तो वापस से हमारा सेम फंडा, रेड कैट। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैथोड हो गया, ये रिडक्शन हो गया, और उसका अपोजिट क्या हो गया, एनोड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होता है, ई सेल नॉट ई, ई सेल जो होता है वो 0 होता है जब इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, मैं ई नॉट सेल की बात नहीं कर रही हूँ, ये याद रखना कि मैं ई नॉट सेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ई सेल की बात कर रही हूँ कि ये 0 होगा। अब तुम्हें कहेगा कोई कि तुम्हें फाइंड आउट करना है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो तुम क्या करोगे, तुम शुरू से यहाँ से स्टार्ट होगे। ये एनोड और कैथोड रिएक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। फॉर्मूला हमारा क्या है जो मैंने तुम्हें बताया था, ई सेल, मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के, एक मिनट में इसको रिमूव करती हूँ। ये लिख दिया मैंने, कैथोड रिडक्शन हो रहा है ओरिजिनल। तो फॉर्मूला हमारा वो ही यूज कर रहे हैं, बस हम एक कंडीशन यूज कर रहे हैं कि हम ई सेल 0 है। तो ये ई सेल हो गया हमारा, इजिकल टू क्या था, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस दिमाग 0.059। ज्यादा लगाती है, जैसे 10 बजती तक वो मैंने मुंह फट जाती सिंप्लीफाई है। करके ही करा रही हूँ। एन, एन के बाद क्या था यहाँ पे, बोलना उसको। एन एफ है क्या, ऐसे लिखूं क्या, ये सही रहेगा। नहीं मैम, एंड एफ थोड़ी आएगा। एफ नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके वो हैं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू। राइट, वो क्या है, एफ क्या है, फैराडे। ठीक है, फैराडे लॉ से आया है, उसकी वैल्यू बाद में मैं डिस्कस करूंगी। फिर यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, क्या
क्या करना था यहाँ पे, मैं भूल गई एकदम से। क्या करोगे अब तुम? लॉग लेंगे। यस, लॉग लेंगे किसका? प्रोडक्ट वाले आयन का और रिएक्टेंट वाले आयन का। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल वाली क्या थी, इक्वेशन थी, जो हम कल परसों तरसों 3 दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल हो गया। अब जब मैंने बोला कि ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, तो ये 0 रख दो यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है ना सबने कि किताब में कॉपी में। बोलो क्या हुआ? हेलो, कौन बोला? Yes, पीयू? ma'am. हाँ, बाय मिस्टेक। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बीच में लाएंगे। ठीक है, तो हम अभी के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 0 कर दिया हमने। ठीक है, तो ये ई सेल हो गया हमारा। ई सेल, हाँ बोलो। तो ई सेल को हम अभी क्या लिखेंगे, 0.059 n log Kc। ठीक है, ये मैं तुम्हें वापस से तुम्हारी बुक की तरफ ले जाके बताती हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करने आएंगे। क्या बोले? ठीक है, ये हमारा पूरा हो उसके गया पहले क्या बोले? कि हमने उसको 0 किया और उसकी जगह हमने log Kc डाला। एक मिनट, मैं वापस से उधर जाती हूँ। ओके, ये मैं वापस से आई हूँ। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप देखोगे, अपने बुक का ये पेज खोलोगे, तो तुम देखोगे कि उसने ई सेल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 3.03 RT 2F इसलिए लिखा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, जो मैंने तुम्हें अभी बताया, लॉग Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस। तो ये इक्विलिब्रियम जब हो जाएगा तो क्या होगा कि ये दोनों जो होंगे कॉन्सेंट्रेशन, Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस, उसको हम Kc से डिनोट करेंगे। ये कहाँ से आया? जब हम पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे, तब वहां से ये डेरिवेशन आया, क्योंकि इसके दोनों के कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, देयर इज नो चेंज। मैं वापस से तुम्हें बता देती हूँ, इसलिए इसको Kc से डिनोट किया है। वापस से चलो यहाँ पे आओ। वो क्या बोल रहा है कि देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, इसीलिए इसको डिनोट किया गया है कि इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, और ये केसी हो गया रिएक्शन का। तो बाद में हमने जब वैल्यू डालेंगे की, ठीक है, कि ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी कि ये कैसे आया, अभी 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को याद रखना है तुम्हें कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट अपॉन एन, इसको हटाओ 2 को, अपॉन एन लॉग केसी। ठीक है, अब हम वापस से बैक जाते हैं और पढ़ते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तुम्हें इसका कैलकुलेशन करना है, कैसे करोगे। तो जब हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, तो वापस से हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी, हमने क्या लिखा सबसे पहले, हमने ये सब क्यों किया, मैंने क्यों लिखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसलिए तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हें पता चल जाए कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। फर्स्ट थिंग, तुम्हें ये भी पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं सिस्टम में, दैट्स द सेकंड थिंग। क्यों? क्योंकि जब हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, तुम्हें याद है ई नॉट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला करते हैं, ई एनोड माइनस कैथोड और ई कैथोड माइनस एनोड। Cathode minus anode. परफेक्ट, कैथोड माइनस एनोड। नाउ अब तुम दोनों वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली टेबल निकालो अपनी बुक में। ठीक है,
क्योंकि जब मैं ये लिखती हूँ ना तो मैं बैक नहीं जा सकती, मेरी स्क्रीन फ्रोजन हो जाती है। तो एनोड के सॉरी कैथोड माइनस एनोड करना है। चलो मुझे पता है तुम्हें टाइम लगेगा, तो मैंने वो भी यही लिख लिया है। तो ये कितना था, 0.76 माइनस 0.76, ठीक है। और कॉपर का कितना है, 0.34। अगर तुम उसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 1.1 वोल्ट आएगा। समझ में आया? ठीक है, वापस से स्टेप बाय स्टेप मैं बैक ले जाऊंगी और वापस से वहां पे बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहली स्टेप होती है रिएक्शन को लिख लो, रिएक्शन राइट करो सबसे पहले, जो भी है उस सिस्टम में। जब भी तुमसे पूछा जाए, कोई भी सिचुएशन हो, पहले जितनी भी तुम्हें रिएक्शन समझ में आती है लिख लो। दूसरा, उस रिएक्शन को लिखने से सॉरी उस रिएक्शन को लिखने से दो फायदे होंगे। सबसे पहले तुम्हें एनोड और कैथोड पता चल जाएगा, ठीक है, एनोड और कैथोड पता चल जाएगा। थर्ड चीज क्या होगी कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पता चल जाएंगे, क्योंकि तुमने देखा होगा अब तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो फिर अब स्टेप बाय स्टेप तुम लोग सॉल्व करके दो। तो मैंने तुम्हारा ई नॉट सेल निकाल दिया है, तुम्हारे पास बुक है। मुझे बताओ लॉग केसी की वैल्यू क्या होगी, ट्राई करो, लॉग केसी की वैल्यू क्या होगी। हुआ? कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, सिंपल बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी बुक में ही दिया रखा है। ये रहा, एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला फॉर्मूला, और लॉग केसी की वैल्यू निकालो। सिंपल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ओ आंसर कर दिया, ओके राइट, गुड जॉब। ओके, रामांश तुम्हारा भी हुआ? हाँ कर रहा हूँ, होने वाला है। ओके परफेक्ट, ऑसम। ठीक है, अब तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि क्या स्टेप करनी है। मैं इसको हटा ही रही हूँ, नहीं तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो
हुआ रामांश? यस हो गया। ओके, awesome. ठीक है, तो अब इसमें कॉन्फिडेंस आ गया, ये सॉल्व ही है, इसलिए मैंने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लिया। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सिंपल, ये फॉर्मूला तो तुम्हें अब याद ही हो गया होगा। हमेशा याद रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फिर लॉग केसी निकालने के लिए भी हम ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ई नॉट लेंगे। ई नॉट के लिए तुम्हें पता ही है क्या करना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सबसे पहले फाइंड आउट भी यही करना है। तो ये हमारे पास आ गया ई नॉट सेल, ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता करना है, एन क्या है। एन हमारे पास यहाँ पे 2 थे। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा 37.288। और जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10⁻37 एट 298 के। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। ये बार बार 2.300 RT अपॉन NF कर रहे हैं लॉग के सी, पर तुम लोग 0.059 से ही कर लो। कभी कभी क्या है, ये टेम्परेचर वेरिएशन दे देते हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, पर तुम लोग अगर सिंपल भी जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो तुम वो भी हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक काम हुआ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द गिब्स एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी क्या कहती है कि तुम लोगों ने ये भी चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है कि हमने गिब्स एनर्जी पढ़ा था, तो उसमें वहां पे ना 2-3 चीजें थी। तुम लोगों को याद है गिब्स एनर्जी के बारे में या नहीं याद है? हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस, मतलब तुम लोगों ने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि जब गिब्स एनर्जी 0 से ज्यादा होती है तो कुछ होता है, 0 से कम होती है तो कुछ होता है, और 0 होती है तो कुछ होता है। कुछ याद है तुम लोगों जीरो को? जीरो से ज्यादा होती है तो स्पॉन्टेनियस होता है, जीरो से कम होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जीरो होती है तो इक्विलिब्रियम पे। एक बार वापस से बोलना, 0 से कम होती है तो? नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, चलो अभी देखते हैं। ठीक है, ये रहा तुम्हारा गिब्स एनर्जी। तो हमको क्या पता करना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होंगे, मतलब थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, वो उधर डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी से हम डिटरमाइन करते हैं, तो इट्स लाइक तुमने कहीं देखा होगा कोई झरना है, तो वो झरना अपने आप गिर रहा है। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस हो गया कि अपने आप हो रहा है ये रिएक्शन। अब नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा कि वो जो झरना नीचे गिर रहा है उसका उसको पानी को पंप करके हम वापस ऊपर भेज दें। जैसे कि हमारे घरों में फाउंटेन होता है, तुमने देखा होगा। मुझे नहीं याद, अभी याद नहीं आ रहा। हम लोग रखते हैं ना घर में फाउंटेन कई बार, जिसमें से पानी गिरता रहता है और कहते हैं वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ होता है और समथिंग लाइक दैट। तो उसके पीछे एक सिस्टम होता है, एक नली जाती है वो, कई बार किसी शॉप में भी होता रहता है उसको, यूजुअली पता नहीं मैं भूल गई। कुछ कहते हैं ना कि घर में पानी की ऐसी चीज रखो जो बहती रहे बहती रहे। तो वो पीछे जाके देखोगे तो एक नली लगी हुई होगी, वो उसको वापस से पानी को ऊपर डाल रही होगी, तो वो कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है, वो ही पानी वापस यूज करके ऊपर जाता रहता है। तो जो ऑटोमेटिकली गिर रहा है वो स्पॉन्टेनियस हो गया, जिसको वापस ऊपर भेजा जा रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके, और जब गिब्स एनर्जी बिल्कुल 0 के बराबर हो गई तो वो इक्विलिब्रियम के कारण हो गई। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम होगा। और यूजुअली हम क्या करते हैं, ये जो गिब्स एनर्जी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस NFE सेल, ये रहा हमारा। ठीक है, अब ये NFE क्या है वो हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर रहे हैं। N अगेन क्या है, इलेक्ट्रॉन, F क्या है, फैराडे, और E सेल हमने देखा ही है कि वापस से वही फॉर्मूला आ जाएगा,
क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो अब ये हमें क्यों चाहिए, कि हमें क्या पता करना है। अब हम गिब्स एनर्जी का यूज करेंगे कि रिएक्शन होना है या नहीं होना है, वो पता करेंगे। ठीक है, या वो इक्विलिब्रियम में ही रहने वाला है या होगा कि नहीं होगा, तो हमें ये पता करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। चीजें वापस से सेम ही रहेंगी, मैंने तुम्हें बार बार बोला है, हम हमेशा इन दोनों का ही एग्जाम्पल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, क्योंकि ये इजी है, समझने के लिए इजी है और कुछ नहीं, और ये कॉमनली यूज होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत कॉमनली। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि फाइंड आउट करना है कि हम कैसे पता करेंगे। तो अगेन हमको न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने हैं, सेम सिचुएशन रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, और हम ये पता करेंगे कि जो हमारा g है उसका रिलेशन किससे है। यहाँ पे तुम देखोगे इससे किससे रिलेशन आ रहा है, e से आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो e नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। हम्म, एक बार रिपीट करोगे? मैं पूछ रही हूँ सॉरी, डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल सेल का भी नेगेटिव होगा या जीरो होगा, क्या होगा। ठीक है, मुझे बाद में बताना सोच के, क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ये है फॉर्मूला तुम्हारा स्टैंडर्ड। ठीक है, मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर ये नेगेटिव हुआ डेल्टा जी, तो इस पे क्या फर्क आने वाला है, ई सेल पे। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम सिंपल इक्वेशन से जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी इक्वेशन को, मैं बार बार नहीं लूंगी, यही इक्वेशन जेड एन एस को यूज करती हूँ, तो तुम लोगों को पता ही है कि यहाँ पे क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, आज मैं तुम्हें वापस से एक और चीज बताती हूँ। ठीक है, कि तुम्हें एक चीज क्लियर नहीं हो रही है शायद, तो मैं तुम्हें एक बताती हूँ, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे अभी जस्ट याद आई इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास जेडन है, तो ये मान के चलो कि जेडन 2 प्लस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये अगर रिएक्शन होती है तो थिंग्स चेंज हो जाती है, और अगर ये रिएक्शन है जेडन 2 प्लस है, तो अब तुम मुझे बताओ क्या हुआ। ये क्या हो जाएगा जेडन, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का सिचुएशन चेंज हो गई, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कहाँ है वो ध्यान रखना। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे जस्ट याद आया कि तुम कंफ्यूज होते हो, तो मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगी, इसलिए मैं भी समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, इन्होंने जस्ट डबल करा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है कि अगर हमारे प्रोडक्ट है जेडन, तो इसका मतलब है कि जेडन 2 प्लस आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तब जाके ये जेडन बना होगा। या फिर अगर देखना, हमेशा देखना कि किससे किस में चेंज हो रहा है। अगर जेडन जेडन 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, और अगर जेडन 2 प्लस जेडन में गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके गया है। तो ये हमेशा याद रखना। तुम्हें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने इस एग्जांपल से भी समझा दिया, बट इसका कुछ यहाँ से लेना देना अभी नहीं। ठीक है, बट हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम देखेंगे। तो क्या होता है कि अब ये है एक स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी। ठीक है,